बूढ़ी खातून लड़के को एक कमरे में ले गई। एक पर्दा इस कमरे को ख्वाबगाह से अलग करता था। कमरे में एक मेज और दो कुर्सियों के अलावा मसीह की तस्वीर भी मुज़य्यन थी। बुढ़िया ने उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और आंखें बंद करके कोई दुआ पढ़ने लगी। लड़के को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो खाना बदोशों की मखसूस दुआ पढ़ रही हो। उसका वास्ता इससे कबल भी खाना बदोशों से पढ़ चुका था। खाना बदोश भी अपनी जिंदगी सफर में गुजारते हैं, मगर उनके पास भेड़ों का रेवड़ नहीं होता। खाना बदोश लोगों को मुख्तलिफ करतब दिखाकर पैसा बटोरते हैं। उनके बारे में ये तासुर भी दिया जाता था कि वो खरकारी भी करते हैं। खाना बदोश बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाते हैं। बचपन में उसे खाना बदोशों से बहुत खौफ आता था। जैसे ही उस बुढ़िया ने लड़के का हाथ पकड़ा, बचपन का खौफ दोबारा लौट आया। लेकिन इसके घर में मसीह की तस्वीर इस बात की अलामत है कि यह बुरी औरत नहीं है, उसने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा। वो कोशिश कर रहा था कि औरत को उसके हाथों की कपकपाहट से उसके अंदरूनी खौफ का अंदाजा ना हो। दिलचस्प, बुढ़िया ने अपनी नजरें लड़के की हथेलियों पर जमाते हुए कहा। लड़का नर्वस होने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। बुढ़िया को भी उसके हाथों की कपकपाहट का एहसास हो गया। लड़के ने यकदम अपने हाथ छुड़ा लिए। मैं तुम्हारे पास अपना हाथ दिखाने नहीं आया, लड़के ने बुढ़िया को मुखातिब किया। उसे अफसोस हो रहा था कि वो यहां क्यों आया। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि वो बुढ़िया की फीस अदा करे और उससे अपने ख्वाब की ताबीर मालूम किए बगैर चला जाए। तुम यहां अपने ख्वाब की ताबीर जानने के लिए आए हो, बुढ़िया ने कहा, और ख्वाब खुदा का कलाम है। अगर खुदा हमसे हमारी जुबान में कलाम करे तो मैं उसकी ताबीर बता सकती हूँ, लेकिन अगर खुदा रूह की जुबान में बात करे तो सिर्फ वही उसका मफहूम जान सकता है जिससे कि खुदा ने कलाम किया है। अगर तुम मुझसे मशवरा करोगे तो मैं तुमसे फीस बहरहाल लूंगी। एक और करतब, लड़के ने सोचा। फिर भी उसने सोचा कि एक चांस लिया जाए। चांस लेना चरवाहे की जिबिल्लत में शामिल होता है। वो भेड़ियों के साथ चांस लेता है और फिर खुश्क साली के साथ भी, और यही चांस चरवाहे की जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मुख्तलिफ और दिलचस्प बनाता है। मैंने एक ही ख्वाब 2 बार देखा है, लड़का बोला। मैंने देखा कि मैं चरागाह में हूं और एक बच्चा आता है और भेड़ों के साथ खेलना शुरू कर देता है। मैं मर्दों को ऐसा नहीं करने देता क्योंकि भेड़ें मर्दों से खौफजदा होकर भागने लगती हैं, लेकिन वो बच्चों से खौफजदा नहीं होती। मुझे नहीं मालूम कि जानवरों को इंसानों की उम्र का किस तरह से एहसास हो जाता है। मुझे अपने ख्वाब के बारे में मजीद बताओ, बुढ़िया बोली। मैंने खाना पकाना है और तुम्हारे पास मेरी फीस के लिए पूरे पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। बच्चा काफी देर तक मेरी भेड़ों के साथ खेलता रहा। लड़के ने अपनी बात दोबारा शुरू की। अचानक बच्चे ने मुझे मेरे दोनों हाथों से पकड़कर उछाला और मुझे एहराम में मिस्र पर फेंक दिया। उसने तवक्कुफ किया ताकि जान सके कि बुढ़िया को एहराम में मिस्र का कुछ अंदाजा था कि नहीं, लेकिन बुढ़िया खामोश रही। फिर एहराम में मिस्र पर उसने लफ्ज़ एहराम में मिस्र ठहर ठहर कर और खींच कर अदा किया ताकि बुढ़िया समझ सके। बच्चे ने मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ आओ तो तुम्हें एक खजाना मिल सकता है, लेकिन जैसे ही वो मुझे खजाने की जगह दिखाने लगता है मेरी आंख खुल जाती है। बुढ़िया कुछ देर तो खामोश रही, फिर उसने लड़के का हाथ दोबारा अपने हाथ में लिया और उसकी हथेलियों को गौर से देखने लगी। मैं तुमसे अभी कोई फीस नहीं लूंगी,
اگر تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکا خوشی سے ہنسنے لگا۔ خزانہ ملنے کی خوشی نہیں، بلکہ بڑھیا کی فیس ادا نہ کرنے کی خوشی۔ ٹھیک ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، اس نے کہا۔ پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ جب تمہیں خزانہ مل گیا تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکے نے بلا جھجک قسم کھائی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ یہ خواب اگرچہ خدا کا تم سے کلام ہے ہماری دنیاوی زبان میں، لیکن اس کی تعبیر کرنا مشکل ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں خزانے کا 10واں حصہ لینے میں حق بجانب ہوں۔ تعبیر یہ ہے کہ تم اہرام مصر پر جاؤ۔ اگرچہ میں نے ان اہرام کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا، لیکن اگر یہ تمہیں ایک بچے نے بتایا ہے تو پھر یہ حقیقت ہے، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ اہرام مصر پر تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ لڑکے کو پہلے تو حیرانی ہوئی اور پھر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اسے صرف یہ جاننے کے لیے بڑھیا سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وہ پہلے بھی جانتا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ اس خیال سے دور ہو گئی کہ بہرحال اسے کوئی فیس ادا نہیں کرنا تھی۔ مجھے اس کے لیے اپنا وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے بڑھیا کو جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے۔ کچھ بہت ہی سادہ چیزیں سب سے مشکل ہوتی ہیں، صرف زیرک انسان ہی انہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت زیرک ہوں، اس لیے مجھے ہاتھ کی تحریر پڑھنا بھی سیکھنا پڑی تاکہ میں اس سے مدد لے سکوں۔ ٹھیک ہے، میں اہرام مصر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں، میں اس تعبیر کو ڈھونڈنے کے لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتی تو قسم پرسی کی زندگی کیوں گزار رہی ہوتی؟ اگر میں اہرام مصر تک کبھی پہنچ ہی نہ سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے میری فیس نہیں ملے گی، اور ایسا پہلی دفعہ بھی نہیں ہوگا۔ خاتون نے اس کے ساتھ ہی لڑکے کو جانے کا کہا، کیونکہ اس نے پہلے ہی خاتون کا بہت زیادہ وقت لے لیا تھا۔ لڑکے کو بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ طرفہ میں اس نے بہت سے اور کام بھی کرنے تھے۔ وہ جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے سب سے پہلے تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اپنی پرانی کتاب کے بدلے میں ایک موٹی سی کتاب لی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ بازار کا نظارہ کر سکے۔ دھوپ میں ابھی تک شدت تھی۔ اس نے اپنی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اس نے بھیڑیں شہر کے صدر دروازے کے قریب ایک دوست کے باڑے میں بند کر دی تھی۔ شہر میں اور بھی کئی لوگ اس کے واقف تھے۔ سیاحت کے بہت سارے فوائد کا یہ صرف ایک پہلو تھا کہ پورے اسپین میں کافی ایسے لوگ تھے جنہیں وہ دوست کہہ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بناتا تھا، مگر ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے سے گریز کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہیں تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں آپ کو بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بدل لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا تو صحیح ادراک ہے کہ دوسروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مگر وہ اس احساس سے عاری ہیں کہ خود ان کو کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ کی شدت کم ہو جائے گی تو وہ اپنے ریوڑ کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کیا۔ کتاب کے پہلے صفحے پر تدفین کا منظر تھا۔ لوگوں کے نام بہت مشکل تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی اس نے کتاب لکھی تو اس میں کم سے کم کردار رکھے گا تاکہ پڑھنے والے کو بہت سے نام یاد رکھنے کی دقت نہ کرنی پڑے۔
आखिरकार जब वो किताब पर थोड़ी तवज्जो देने में कामयाब हो गया तो किताब उसे दिलचस्प लगी। तदफीन के दिन बर्फबारी हो रही थी। गर्म धूप में सर्दी का एहसास पुरलुत्फ लगा। अभी उसने पढ़ना शुरू ही किया था कि एक बूढ़ा आदमी उसके करीब आकर बैठ गया। साफ लगता था कि बूढ़ा उससे बातचीत शुरू करना चाहता था। ये लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने एक इमारत की तरफ इशारा करते हुए लड़के से पूछा। काम कर रहे हैं, उसने खुश्क लहजे में जवाब दिया, ताकि बूढ़े को मालूम हो जाए कि उसे बूढ़े से बात करने की निस्बत किताब पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी थी। असल में वो सोच रहा था कि इस दफा वो ताजर की बेटी के सामने भेड़ की ऊन खुद उतारेगा, ताकि वो इस पर यह साबित कर सके कि वो मुश्किल से मुश्किल काम करने के काबिल है। वो खुद कई बार ऐसा करते हुए चश्मे तसव्वुर में देख चुका था। जब उसने ताजर की बेटी को यह बताया कि भेड़ की ऊन पीछे से आगे की तरफ उतारी जाती है तो लड़की बहुत महजूज हुई और उसे ये बहुत अच्छा लगा। उसने चंद कहानियां भी कोशिश करके याद की थी। ये कहानियां वो उस लड़की को सुनाना चाहता था। ये कहानियां उसने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन वो इन कहानियों को अपने तजर्बे के निचोड़ के तौर पर पेश करना चाहता था। उसे यकीन था कि ताजर की बेटी को हकीकत कभी भी मालूम ना हो सकेगी, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानती थी। बूढ़ा भी अपनी जिद का पक्का था। क्या मैं आपकी बोतल से थोड़ा सा पानी ले सकता हूं? बूढ़े ने कहा। लड़के ने अपनी बोतल फौरन बूढ़े के हवाले कर दी। उसे उम्मीद थी कि अब बूढ़ा इसे तन्हा छोड़ देगा। कौन सी किताब पढ़ रहे हो? बूढ़ा अब भी अपनी जिद का पक्का नजर आता था। लड़के ने सोचा कि बूढ़े से पीछा छुड़ाने का वाहिद तरीका यह है कि इस बेंच से उठकर चला जाए, लेकिन ये उसे तहजीब के खिलाफ लगा। उसके माँ बाप ने उसे तमीज सिखाई थी और बड़ों का अदब करने की तलकीन की थी। उसने किताब बूढ़े के सामने रख दी। अव्वल तो खुद उसे किताब के नाम का तलफ़्फ़ुज़ सही तरह से नहीं मालूम था, और फिर इसका ख्याल था कि अगर बूढ़े को पढ़ना नहीं आता तो वो खुद शर्मिंदगी से बेंच बदल लेगा। बूढ़ा किताब का बगौर मुआयना करते हुए बोला, ये अच्छी किताब है मगर बहुत ही खुश्क। लड़के को झटका लगा। बूढ़ा ना सिर्फ पढ़ना जानता था बल्कि उससे कबल ये किताब पढ़ भी चुका था। अगर किताब वाकई खुश्क थी जैसा कि बूढ़े का ख्याल था तो फिर उसके पास अभी भी इतना वक्त था कि उसे दुकानदार से तब्दील कर ले। और इसका मौजू भी वही है जो कि दुनिया की तकरीबन तमाम किताबों का है। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये किताब इस बात की वजाहत करती है कि इंसान अपनी मंजिल का इंतखाब कैसे करे, और इसका आगाज इस बात से होता है कि हर इंसान दुनिया के सबसे बड़े झूठ पर यकीन रखता है। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने इस्तफसार किया। वो वाकई बूढ़े के मुताले की वुसअत से मुतासिर हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हर शख्स की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब वो अपने हालात पर काबू खो बैठता है और उसकी जिंदगी पर कुदरत का कंट्रोल होता है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लड़के ने जवाब दिया। बहुत खूब, ऐसा इसलिए है कि तुम सियाहत के शौकीन हो। इसे तो मेरे ख्यालात तक भी रसाई है, लड़के ने सोचा। बूढ़ा किताब की वर्कगर्दानी में मसरूफ था और किताब वापस करने का इसका कोई इरादा मालूम नहीं होता था। लड़के ने पहली बार बूढ़े को गौर से देखा। उसका लिबास अजीब वज़ा का था। लिबास से वो अरबी लगता था, लेकिन यह बात कुछ हैरान कुन भी नहीं थी, क्योंकि तुरफा अफ्रीका से सिर्फ चंद घंटों के फासले पर था और शहर में अक्सर अरब नजर आते थे। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? उसने बूढ़े से पूछा। बहुत सारे इलाकों से, बूढ़े ने जवाब दिया। किसी शख्स का ताल्लुक बेअक वक्त बहुत सारे इलाकों से नहीं हो सकता,
लड़का बोला, मैं खुद चरवाहा हूँ, इस हवाले से मैं बहुत से इलाकों तक गया हूँ, मगर मेरा ताल्लुक सिर्फ एक इलाके से है जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी। इस लिहाज से मेरा ताल्लुक सलम से है, बूढ़ा बोला। लड़के ने सलम के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना था, मगर सवाल करने से इसलिए गुरेज किया कि इस तरह बूढ़ा इसे कम इल्म समझेगा। उसने बाजार से गुजरते हुए लोगों की तरफ देखा, सब लोग बहुत मसरूफ नजर आते थे। तो सलम आजकल कैसा है? उसने इस ख्याल से सवाल किया कि शायद इस तरह इसे सलम के बारे में कुछ मालूम हो सके। सलम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमेशा से था, बूढ़े ने जवाब दिया। उसे बूढ़े के जवाब से मायूसी हुई। कोई इशारा नहीं मिल रहा था कि सलम कहाँ है। ये तो उसे मालूम था कि सलम उंदलस के गिरदोनवाह में नहीं था। अगर होता तो उसने सलम का जिक्र जरूर सुना होता। और आप सलम में क्या करते हैं? उसने हिम्मत ना हारी। मैं सलम में क्या करता हूं? बूढ़ा बोला, मैं सलम का बादशाह हूं। लोग पता नहीं क्यों अजीबो गरीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। इससे तो भेड़ों का साथ अच्छा है, वो कुछ बोलती तो नहीं है, और इससे भी अच्छा है कि इंसान तन्हाई में किताब का मुताला करे। अगर आप लोगों की तरफ मुतवज्जह हों तो वो नाकाबिले यकीन किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, और उनसे गुफ्तगू करें तो ऐसी अजीबो गरीब बातें करेंगे कि आपके लिए गुफ्तगू जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम मिल्ची ज़ैदक है। बूढ़े ने सुकूत को तोड़ा। तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफ़ी हैं, लड़के ने जवाब दिया। उसने महसूस किया कि बूढ़ा उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता था। फिर तो एक मसला है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे पास काफ़ी भेड़ें हैं, तब तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बूढ़ा बोला। लड़के को झंझलाहट हो रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने बूढ़े से कब मदद मांगी थी, बल्कि बूढ़े ने उससे पानी मांगा था और उससे गुफ्तगू करने पर भी मिसर था। मेरी किताब वापस कर दे, लड़के ने कहा। मैंने अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना है और बहुत दूर जाना है। मुझे अपने गले का 10वां हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हें छुपे हुए खजाने के बारे में बताऊंगा। बूढ़ा उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला। लड़के को यकदम अपना ख्वाब याद आ गया। उसको यकदम ये ख्याल गुजरा कि ये बूढ़ा उस बुढ़िया का खामन था जिससे वो अपने ख्वाब की ताबीर पूछने गया था। बूढ़ी खातून ने तो उससे कुछ नहीं लिया था, मगर ये बूढ़ा उससे बहुत कुछ लेने का इरादा रखता था। बदले में उस चीज़ के बारे में मालूमात देने का दावा कर रहा था जिसका शायद वजूद भी नहीं था। बूढ़ा भी शायद खाना बदोश ही था। इससे कबल के लड़का कुछ बोलता, बूढ़े ने छड़ी उठाई और रेत पर कुछ लिखने लगा। बूढ़े की छाती से रोशनी का ऐसा शोला निकला जिससे लड़के की आंखें थोड़ी देर के लिए चुंधिया गईं। बूढ़े ने झट से अपनी टोपी छाती के सामने कर ली। उसने यकीनन कुछ छुपाने की कोशिश की थी। जब उसकी बीनाई लौटी तो लड़के ने देखा कि बूढ़े ने रेत पर उसके वालिदैन और उसकी दरसगाह का नाम लिखा था। बूढ़े ने ताजर की बेटी का नाम भी रेत पर लिखा था, जबकि लड़का खुद अभी तक उस लड़की के नाम से वाकिफ नहीं था।